नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। अमन प्रकाशन कानपुर की तरफ से प्रणयन मंच के तत्वावधान में जो सीरीज चल रही हैं, व्याख्यान माला का जो आयोजन किया जा रहा है, उस व्याख्यान माला के अंतर्गत 26 जून को आज राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए मुझे विनम्र निवेदन और कहूँ तो हमारे अग्रज अमन प्रकाशन समूह के जो कर्ता धर्ता हैं उनका आदेश प्राप्त हुआ और उस आदेश को मैं सही स्वीकार किया, उस आदेश का स्वागत किया और उस आदेश के तहत आज इस प्रणयन मंच पर राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के रूप में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं पहले ही आभार व्यक्त कर दूं वाजपेयी जी का, उनके पिताजी का, ज्ञानेंद्र जी का और संपूर्ण जो हमारे अमन प्रकाशन की टीम है, सभी का आभार पहले ही अभिव्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये सुंदर योजना बनाई और लगातार दूसरे चरण में ये एक बेहतरीन कोशिश उनकी सामने आ रही है कि किस प्रकार से घर बैठे चीज़ों को हम पहुंचा दें इस लाइव के माध्यम से। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार अभिव्यक्त करता हूं, उनको बहुत शुक्रिया जो ये एक बेहतरीन सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, ये विषय राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और वर्तमान परिदृश्य थोड़ा सा विवादित जरूर लगेगा आपको, और विवादों को परे रखते हुए हम यहाँ संतुलित ढंग से और राष्ट्र के परिदृश्य के विषय में हम बात करेंगे। कहीं कोई उत्तेजना नहीं है, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है। हम केवल राष्ट्र और राष्ट्र को समर्पित जो स्थिति है उसी विषय को विश्व के धरातल पर भी देखेंगे और हमारे देश के धरातल पर भी देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद का और साम्राज्यवाद का वर्तमान स्वरूप क्या है और हम किस परिदृश्य में रह रहे हैं, उस पर लगातार हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों से निवेदन है, लगातार बने रहिए और इस परिचर्चा में हिस्सा लीजिए। आखिरी में हम हो सकेगा तो सवालों के जवाब भी देंगे जितने संभव हो सकेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और वर्तमान परिदृश्य। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद दो एक विचारधाराएं हैं, दो अभियान हैं जो विश्व के सामने बड़े विवादित हैं। आज की ये स्थिति है कि आज राष्ट्रवाद को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। उत्तर आधुनिक काल में हम आ गए हैं, जहां से राष्ट्रवाद पैदा होता है वहीं आज राष्ट्रवाद को नकार देने की बात सामने आ रही है। वो विचारधारा आज कमजोर नजर आ रही है। तो जो विवादित और पेचीदा रहा है किसी जमाने में, वो एक और तो राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर राष्ट्र के विकास की नीतियों से जुड़ा हुआ है। जहां राष्ट्रवाद राष्ट्र की प्रेम, अस्मिता, स्वतंत्रता समर्थक है, राष्ट्र के अस्तित्व की बात करता है, उसकी भौगोलिक सीमाओं की बात करता है, उसकी संस्कृति की बात करता है, भाषा की बात करता है, एक वो राष्ट्रवाद है। और ठीक इसके विपरीत साम्राज्यवाद है, जो राष्ट्रवाद का एक उग्र रूप है, जो राष्ट्रवाद को एक ऐसे विध्वंस के क्षेत्र में ले जाता है जहां पर दूसरों की गुलामी लिखी हुई है। इसलिए साम्राज्यवाद अपने आप में विकास को लेकर तो आता है, लेकिन उसका सहारा हिंसा है, उसका माध्यम हिंसा है, अमानवीय है, अहम से युक्त है, लोभ है, लालच है, और जो नीतियां बनती हैं उन नीतियों में लाभ को केंद्र में रखकर बात कही जाती है। जहां लाभ होता है वहां साम्राज्यवाद की सीमाएं शुरू हो जाती हैं, वह राष्ट्रवाद फिर साम्राज्यवाद में धीरे धीरे बदलने लगता है। तो राष्ट्रवाद जो है
वो राष्ट्रवाद अपनी सीमाओं की बात करता है, अपनी संस्कृति की बात करता है, अपनी जड़ों की बात करता है, अस्मिता की बात करता है, अपनी रक्षा की बात करता है, अपने अस्तित्व की बात करता है। लेकिन साम्राज्यवाद राष्ट्रवाद से एक चरण आगे, या यूं कहिए और चरण आगे, प्रतिस्पर्धा की बात करता है, कब्जे की बात करता है। तो जहां राष्ट्रवाद की सीमाएं समाप्त होती हैं, वहां से साम्राज्यवाद की सीमाएं बढ़ने लगती है, या यूं कहा जाए जब राष्ट्रवाद उन्माद में परिवर्तित हो जाए तो वह साम्राज्यवाद की शक्ल ले लेता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक भावनात्मक रूप है। हम जैसे कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्र है, दूसरा शब्द राष्ट्रीयता है और तीसरा शब्द राष्ट्रवाद है। राष्ट्र हमारी भौगोलिक सीमाएं, निवासियों को मिलाकर बनता है, उसकी जड़ें हैं, उसकी अस्मिता है, उसकी जाति परंपराएं हैं, उसकी जो तमाम तरह की सांस्कृतिक पक्ष हैं, ऐतिहासिक पक्ष हैं, वो सारी चीजें राष्ट्र हो गया। और राष्ट्रीयता, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उसकी राष्ट्रीयता, उसके कानून का निर्वाह करना, उन कानूनों को निभाना, उन कानूनों का पालन करना, ये एक राष्ट्रीयता, या उसके कानूनों का पालन करके हमें जैसे राष्ट्र में रहकर उन्नति और विकास के पथ पर आगे ले जाना, वो राष्ट्रीयता कहलाती है। और राष्ट्रवाद एक भावनात्मक एक आलोक है, भावनात्मक एक बहाव है, और हर राष्ट्र में राष्ट्रवाद का तत्व मौजूद है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद भावना के रूप में राष्ट्र में रह रहे उस सामुदायिक आस्था का एक रूप है, जहां सभी निवासी राष्ट्र की ऐतिहासिक परंपराओं का महत्व दर्शाते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं, उसको आदर्श रूप में मानते हैं और उसी के पक्षपाती हैं, जिसमें संस्कृति है, भाषा है, इतिहास है, जिसमें धर्म है, धर्म की सीमाएं हैं, ये सारी चीजें और जुड़ जाती हैं तो राष्ट्रवाद जैसी परिकल्पना हमारे सामने उठती है। अब राष्ट्रवाद का यह मतलब नहीं कि किसी एक जाति की बात की जाए। राष्ट्रवाद का यहाँ सीधा सीधा मतलब आपके राष्ट्र में जो सामुदायिक विकास के साथ साथ जितनी भी तरह की नस्लें जुड़ी हुई हैं, जितनी बड़ी तरह की भाषाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी भी तरह की जो धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, जितनी भी तरह के संप्रदाय हैं, उन समस्त संप्रदायों को साथ में लेकर आगे बढ़ना और ऐसी विकास की नीतियों को निर्धारित करना जिससे सामुदायिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, पारिवारिक विकास हो, और सबको मिलाकर अगर हम देखें कुल मिलाकर तो वो राष्ट्र के विकास में परिवर्तित हो जाए, तो हम मान सकते हैं यही राष्ट्रवाद है। और हमारे भारत में यही स्थितियां हैं। सारे धर्म के लोग रह रहे हैं, सारे धर्म की सारी मान्यताएं हैं, आस्थाएं, संस्कृति है, भौगोलिक अवस्थाएं, वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, भाषा है, बोलियां हैं, ये सारा कुछ हम अपने राष्ट्र में प्राप्त करते हैं और इसी के माध्यम से जीवन में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये जो राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है, ये समूचे जातियों को, समूचे संस्थाओं को, समूची जितने भी प्रकार की जो कह सकते हैं हम जड़ें हैं, जो परंपराओं में हैं, जो संप्रदाय अलग अलग विकसित हुए, उन सब का सामूहिक अवलोकन, उन सब का सामूहिक समायोजन और उस समायोजन का प्रतिपक्ष या समायोजन का प्रतिफल हम राष्ट्रवाद में देख सकते हैं। तो राष्ट्रवाद एक बड़ी कल्पना है, उस कल्पना में राष्ट्र की सारी चीजें एक साथ समाहित हो जाती हैं। अब हम राष्ट्रवाद से जुड़ी बातों को समझें और उससे जुड़ी अस्मिताओं को अगर हम समझें तो हर राष्ट्र की अपनी अस्मिता है, हर राष्ट्र का अपना गौरव है, हर राष्ट्र की अपनी संस्कृति है, और इस अस्मिता, राष्ट्र के गौरव और संस्कृति, महापुरुषों को प्रेजेंटेशन, उनका जो रूप है उसको दर्शाना, हर राष्ट्र की अपनी एक नीति होती है और उनके कानूनों का पालन करना, उसके प्रति निष्ठा का भाव रखना, ये सारी परिस्थितियां राष्ट्रवाद से संबंधित होती हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में भी खासा अंतर है। दोनों एक नहीं बल्कि अलग अलग स्थितियां। राष्ट्रवाद विचाराश्रित है, नीतिगत है, आवश्यकता से जन्मा हुआ कार्यक्रम है। राष्ट्रवाद आवश्यकता का परिणाम कहा जा सकता है और देशभक्ति उसका एक क्षेत्र है।
आप ये कहें कि मैं देशभक्ति करता हूं और यही मेरा राष्ट्रवाद है। देशभक्ति कई तरीके से की जाती है। हर इंसान देशभक्ति कर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति, किसी भी संस्कृति, किसी भी भाषा, किसी भी वर्ण, कहीं का भी हो। देशभक्ति सब में है, बराबर है, बराबर मात्रा में देशभक्ति मिलेगी। हम ये नहीं कह सकते किसी की देशभक्ति ज्यादा है, किसी की कम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो देशभक्ति राष्ट्रवाद का एक क्षेत्र हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही देश में रहकर एक ही की देशभक्ति की जाए। देशभक्ति दो तरह से भी हो सकती है। वो लोग जो राष्ट्र छोड़कर चले गए हैं, जो लोग दूसरी जगह जाकर बस गए हैं लेकिन अपने भारत के मूल वंशी हैं, वो भारत की भी राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं और वो वहां की भी राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। यानी दो तरफा दोहरी नागरिकता जब व्यक्ति को मिलती है तो दो तरह की राष्ट्रभक्तियां उसके साथ जुड़ जाती हैं और दो तरह के राष्ट्रवाद की विकास करता है। वो कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे राष्ट्र, जो मेरे जन्म का राष्ट्र है, उस राष्ट्र में और मेरे जो व्यवसायिक संबंधों का राष्ट्र है, जहां मैं नौकरी कर रहा हूं या जहां की मैंने नागरिकता, दूसरी नागरिकता ले ली है, उनमें कोई दरार आए। तो राष्ट्रवाद की दोनों परिकल्पनाएं हमारे सामने हैं, दोनों तरह की नागरिकताएं व्यक्ति के सामने हैं। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह का कोई इनमें उलझाव पैदा हो, टकराव पैदा हो और दो संस्कृतियों के विनाश की बात सामने आए। अब राष्ट्रवाद का उदय 18वीं शताब्दी में यूरोप में होता है और वहीं से राष्ट्रवाद पैदा होता है और बहुत तेजी से और बहुत शक्तिशाली रूप में पूरे भारत और पूरे यूरोप में फैल जाता है। और राष्ट्रवाद क्या है इसकी समझ हमें यूं समझिए कि आप आजादी के आंदोलन के समय हमें समझ में आती है कि राष्ट्रवाद चीज क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद की परिकल्पना कैसी होती है। तो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद लेकर आया। जब राष्ट्रवाद मोहांध में पड़ गया, लाभ केंद्रित हो गया, अपने उपनिवेश बनाना शुरू किए, तो लोगों को समझ में आया, जो उपनिवेशी हो गए थे उनको समझ में आया कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। तो साम्राज्यवादी नीति के तहत जो विकसित शक्तिशाली जो चीज आई सामने, उसने सभी को ये बता दिया कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद है, उस साम्राज्यवाद से कैसे लोहा लेना है और कैसे लोहा लेकर हमें अपने राष्ट्र की अस्मिता और संप्रभुता की रक्षा करना है। इसीलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। उस बड़े आंदोलन में ब्रिटिश को हमने मात दी, ब्रिटिश को हमने बताया कि आपके जो साम्राज्यवाद है वो साम्राज्यवाद अब बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। लेकिन एक बात मैं यहां पर भी यह भी कहना चाहूंगा कि जो साम्राज्यवाद का जो फैलाव था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, साम्राज्यवाद का फैलाव में बहुत संकुचन आया, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में संकोच आया। और यूएनओ जब बना और एक नई विश्व की कल्पना जब सामने आई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उपनिवेश भी आजाद होना शुरू हो गए और उसी आजादी में हमें भी आजादी मिली। और गांधी जी का योगदान, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, तमाम तरह के महापुरुषों का योगदान आज हमारे सामने है और वो हमारे इतिहास में आज दर्ज है। तो हमने साम्राज्यवाद से लोहा लिया, अपने आप को आजाद कराया। और ये जो साम्राज्यवाद का दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण की यदि चर्चा की जाए तो महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वो महत्वाकांक्षी एक योजना है, एक नीति है। वो जो योजना है, एक नीति है, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही है? गौरव होने की शक्ति, व्यक्ति के गौरव होने की शक्ति, नस्लों के गौरव होने की शक्ति, एक राष्ट्र के गौरव होने की शक्ति, भूमि संपदा बढ़ाने की बात, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों को बढ़ाने की बात, अपना नियंत्रण स्थापित करना है किन चीजों पर, जहां पर हमें प्राकृतिक चीजें मिल जाए, वस्तुएं मिल जाए, भूमि मिल जाए, खनिज पदार्थ मिल जाए, हमें लैंड मिल जाए। उन सब का हम जब अधिकार कर लेते हैं और उस पर अधिकार, संसाधनों पर, मानवीय हकों पर अधिकार हो जाता है, तो वहीं पर राष्ट्रवाद की चीजें पैदा होने लगती हैं। और जब ये अधिक मात्रा में हो जाता है तो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तरह से उत्पीड़न शुरू होने लगता है। समाज में उत्पीड़न शुरू होता है और तमाम तरह की जो जितनी भी तरह की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य हैं, उन परिप्रेक्ष्यों में विस्तार के साथ बहुत अधिक मात्रा में उत्पीड़न शुरू होता है, शोषण शुरू होता है। और ये जो शोषण होता है वो कभी कभी जाति रूप भी ले लेता है। वो जाति रूप कब लेता है? जब व्यक्ति को या राष्ट्र को जाति होने का दंभ हो जाता है और उस दंभ में, उस मोहांध में जब वो अंधा हो जाता है तो वो मानवीयता भूलकर
फिर वो जाति रूप ले लेता है और फिर आर्थिक, भाषाई, जाति, सांप्रदायिक तमाम तरह की चीजें आ जाती हैं और फिर वो जो जिस पर अधिकार किया गया है वो राष्ट्रगत गर्त में चला जाता है। यानी कि साम्राज्यवाद एक ऐसी अमानवीय, महत्वाकांक्षी, लाभ केंद्रित, मानवीय संसाधनों पर अधिकार करने वाली एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हम दूसरे राष्ट्र का समूचा नाश कर देते हैं। तो राष्ट्रवाद आज इसीलिए बहुत बुरी दृष्टि से देखा जा रहा है। ये शब्द को पश्चिम में नकार दिया जा रहा है, पश्चिम में इसकी आलोचना की जा रही है और कहा जा रहा है एक नए विश्व का जब निर्माण किया जाएगा तो राष्ट्रवाद जैसी कल्पना कहीं पर भी नहीं होगी। एक विश्व, नए विश्व की कल्पना जब सामने आ रही है, जब उभार ले रही है नए विश्व की कल्पना, तो हमें राष्ट्रवाद जैसे शब्द को भूलना होगा और हमें एक वैश्विक रूप में पूरे विश्व को देखना होगा कि पूरा विश्व क्या है। और साम्राज्यवाद तो वो किसी भी रूप में स्वीकार करते ही नहीं है। तो साम्राज्यवाद एक कार्यक्रम है, एक अभियान है, एक महत्वाकांक्षा है, एक सभ्यता का प्रसार है जो सीधे सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में हमारे यहाँ जो जितने भी मामूली शब्द थे, जितने भी जो चीजें थी वो मामूली नहीं रही, अब उनमें भी काफी परिवर्तन आ गया। इसलिए राष्ट्रवाद जैसे शब्द में भी काफी इसका परिवर्तन आया है। और जैसा कि एक पुराने समय में जो भूमियों पर कब्जा किया जाता था, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र पर लगातार युद्ध अभियान छेड़े जाते थे और तमाम तरह की जितनी भी भूमि है उस भूमि का अधिग्रहण किया जाता था, वहां की चीजों को बनाया जाता था और वो सारी चीजें आज के क्षेत्र में खत्म हो चुकी है। बहुत कम छुटपुट प्रयास देखने को मिलते हैं जहां पर भूमि कोई सेना अपना अधिकार जमा रही है, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें मिल रहा है। लेकिन पुरानी कल्पना कीजिए आप, 16वीं 17वीं या उसके पहले की कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से युद्ध हुआ करते होंगे और किस प्रकार से जो लोग हैं वो लोग किस प्रकार से अपने जीवन की क्षति उठा लेते होंगे। डिसाइड कोई करता होगा और क्षति किसी को मिलती होगी। तो ये साम्राज्यवाद की नीति हमेशा मानवीय खतरा लेकर आपके सामने आती है और समाज को ही नहीं पूरे राष्ट्र को और विश्व को विध्वंस के गर्त में पहुंचा देती है। हमने प्रथम विश्व युद्ध की स्थितियां भी देखी हैं इतिहास में, हमने द्वितीय विश्व युद्ध की स्थितियां भी देखी हैं। तो जहां पर इन चीजों का जुड़ाव होगा वो राष्ट्र हम मान सकते हैं कभी विकास नहीं कर पाएगा। और भारत में सदा भारत की ये नीति रही है, भारत शांति प्रिय देश रहा है। भारत में कभी भी किसी भी तरह की कोई आक्रमणकारी नीतियां नहीं रही, या आज भी हम देखें हम किसी भी राष्ट्र के किसी भी सीमा पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। हमारी नीतियां राष्ट्रवादी नीतियां हैं लेकिन साम्राज्यवादी नीतियां नहीं है। हम किसी भी रूप में साम्राज्यवाद को पसंद भी नहीं करते हैं और हम उसकी नीतियां भी नहीं बनाते हैं। हाँ, हम राष्ट्रवाद की जरूर बात करेंगे, हम राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानकर उसकी अस्मिता, उसके गौरव की जरूर बात करेंगे, उसकी इतिहास की जरूर बात करेंगे, लेकिन समूची जातियों, समूचे संप्रदाय, समूची भाषा, समूची संस्कृति को लेकर हम बात करेंगे। वो सारी समूची संस्कृति जिसमें सभी प्रकार के धर्म संप्रदाय जुड़े हुए हैं, उनका सारा एकत्व, संतुलन, समायोजन और उसका प्रभाव भारत के लिए एक गौरवपूर्ण राष्ट्रवाद की कल्पना करता है। भारत उसमें गौरवान्वित महसूस करता है। तो हम मान सकते हैं ये जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना में हम देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें लोग तरह तरह की चीजों को अपना लेते हैं और एक निश्चित पथ से भटक जाते हैं, वो उन्माद की तरफ जाते हैं। राष्ट्रवाद कभी वो उन्माद नहीं है। इसके उदाहरण मैं आपको आगे भी दूंगा कि कैसे उन्माद नहीं है। यहां हम साधारण रूप में एक प्रश्न कर सकते हैं कि क्या आज की स्थिति में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्या आज की स्थिति में राष्ट्रवाद रुक गया है या आज की स्थिति में साम्राज्यवाद रुक गया है? तो ना तो राष्ट्रवाद रुका है ना साम्राज्यवाद रुका है। यह परिकल्पना आज भी यथावत रूप में हमारे सामने मौजूद है। तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि साम्राज्यवाद का रूप बदल गया है। पहले साम्राज्यवाद भूमि के अधिग्रहण का हुआ करता था, संपत्तियों का अधिग्रहण का हुआ करता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूएनओ बना और पूरे विश्व ने एक नए प्रकार से सोचना शुरू किया, तो एक नए प्रकार की परिकल्पना सामने आई। उस परिकल्पना के इंप्लीमेंट के लिए सभी राष्ट्रों ने बराबर मात्रा में अपना सहयोग दिया और
एक यूएन नाम की संस्था बनी और उसमें यह करार किया गया कि भाई पूरे विश्व के विकास के लिए, शांति समझौते के लिए, एक दूसरे के सहयोग के लिए हम आगे आएंगे। हर राष्ट्र उसने संकल्प लिया कि हम आगे आएंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो जब द्वितीय विश्व के बाद हम देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम देख सकते हैं कि नया एक साम्राज्यवादी नीति आई, वो अलग प्रकार की है, वो आर्थिकता को केंद्र में करके चलती है। अब साम्राज्यवादी नीति किसी भी तरह की युद्ध का समर्थन नहीं कर रही है। अब पूरा विश्व काय पे जाकर टिक गया है? पूरा विश्व पूंजी और उत्पादन पर जाकर टिक गया है। अब पूंजी प्रमुख हो गई, उत्पादन प्रमुख हो गया है। उत्पादन को बेचने के लिए आपको उपनिवेश ढूंढना है, आपको छोटे छोटे राष्ट्र ढूंढना है, आपको वो वाले राष्ट्र ढूंढना है जहां अभी तकनीक पहुंची नहीं है, जो थोड़े से गरीब हैं, विकासशील हैं। तो विकासशील और विकासवादी जो हो चुके हैं, जिनका सब कुछ आज एस्टेब्लिश रूप में हम देख रहे हैं, तो विकासशील जो देश हैं, वो विकासशील देश आज ऐसे राष्ट्रों के शिकार हो रहे हैं जिनका विकास हो चुका है या हो रहा है या हमसे अच्छी उन्नत अवस्था में है। तो विकसित जो देश है, वो विकसित देश आज आर्थिक रूप से अपना उत्पादन बेचने के लिए उन राष्ट्रों की तलाश में है जिनकी जनसंख्या अधिक है, जहां पर तकनीक अधिक नहीं पहुंची, जहां पर अभी भी ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हम अपने विकसित राष्ट्रों की जो उत्पादन प्रणाली है, उस उत्पादन प्रणाली के द्वारा वो जो विचार विनिमय है, जो व्यापार की जो सारी नीतियां हैं, वो वहां तक पहुंचा दें। तो आज बहुत बड़े बड़े उदाहरण यूरोप के कई देश है, चीन इसमें सबसे आगे है। चीन अपने सारे उत्पाद भारत में बेच रहा है और भेज रहा है, बेच रहा है। यहाँ पर उसका बहुत सारा यूँ कह सकते हैं उसका समायोजन हो चुका है, बहुत सारे एग्रीमेंट हैं। उस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी चीज़ें हमें चीनी उत्पाद की आज देखने को मिल रही हैं। तो पूंजी को बढ़ाने के लिए और उत्पादन को खपाने के लिए हर प्रकार की व्यापारिक नीतियों का समर्थन किया जाता है और एक नई प्रकार की नीतियां सामने बनाई जाती हैं और उन नीतियों को प्रस्तुत किया जाता है और पूंजी फिर अपने देश में बुला ली जाती है, अर्थात दूसरे देश में पूंजी निवेश किया जाए और निवेश करने के बाद सारी चीजें अपने पास, सारी पूंजी अपने पास बुला ली। तो उत्पाद को खपाने की आज एक प्रतिस्पर्धा विश्व के सामने है और ये पूरा विश्व आज इसी प्रतिस्पर्धा के सामने, आज हम कह सकते हैं आज आर्थिक साम्राज्यवाद का युग है। ये जो युग है आर्थिक साम्राज्यवाद का युग है और एक नए प्रकार का जो युग है वो भूमंडलीकरण की अवस्था से सामने आता है। भूमंडलीकरण ने जिस प्रकार से जो नीतियों का नई नीतियां बनी और उदारीकरण सामने आया और व्यापार के समझौते हुए, व्यापारिक समझौते बने और डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत सारी वार्ताएं हुई और एक दूसरे की चीज़ों का हस्तांतरण हुआ और उत्पादनों का हस्तांतरण हुआ, व्यापार व्यवसाय में समझौते हुए, तो उत्पादन की क्षमताएं दूसरे देशों में बढ़ी और उन्होंने अपने माल बेचने के लिए अलग अलग तरह के उपनिवेश स्थापित किए। आज बहुत सारे उपनिवेश हमें भारत में देखने को मिलते हैं। हम भारत में आर्थिक रूप से उपनिवेश की अवस्था में जी रहे हैं। हम बहुत अच्छे सोलर नहीं बना पा रहे हैं, हम बहुत अच्छा मोबाइल नहीं बना पा रहे हैं, हम बहुत अच्छे ऊर्जा के संसाधन नहीं बना पा रहे हैं, हम बहुत अच्छी चीज़ें जो बनना चाहिए थी वैसी नहीं बन पा रही हैं। इसलिए जो उत्पादन है हम बाहर के खरीद रहे हैं और उनका हम प्रयोग कर रहे हैं। यह हमारी मजबूरी है। यहाँ राष्ट्रवाद से जोड़कर देखना अभी मैं नहीं चाहूँगा। राष्ट्रवाद से क्या जोड़कर देखना है मैं आपको इसके आगे इस संबंध में बताऊंगा। तो पूंजी का संग्रहण और विभिन्न संसाधनों की आपूर्ति राष्ट्र करता है, हर राष्ट्र करता है। भारत भी करता है, चीन भी करता है, अमेरिका भी करता है, रूस भी करता है। हथियारों की जितनी भी खरीदी है, फरोख्त है, ये सब राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के तहत देखी जा सकती है। आज सारा विश्व अर्थ केंद्रित हो चुका है, इसलिए साम्राज्यवाद किसी भी राष्ट्र के लिए एक आर्थिक रूप लेकर आया है और इस आर्थिकता को हमें समझना होगा कि किस प्रकार से ये जो आर्थिकता है इसमें हम आगे कैसे निकलें, कैसे हम अपने उत्पादनों को बढ़ाएं। जब हमारे उत्पादन बढ़ेंगे तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। जब हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो हम दूसरे देशों में आर्थिक स्तर पर लोगों से टक्कर ले पाएंगे और आर्थिक स्तर पर हम नए प्रकार से जी पाएंगे। इसलिए हम मान सकते हैं
कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से साम्राज्यवाद के अंदर जो लैंड है उसका अधिग्रहण भी कर रहे हैं चीनी। अभी आपने देखा कि चीन ने एक झड़प हुई, चीन के सैनिकों के साथ भारत के सैनिक भी शहीद हुए, उनका बड़ा अफसोस भी है कि इस प्रकार से जो झड़प हुई वो होना नहीं चाहिए थी। आज हम विश्व के अलग जगह पर जाकर बैठे हुए हैं। अब हमें ये छोटी मोटी झड़पें, युद्ध, इनसे सबसे दूर हटना चाहिए और आर्थिक विकास के साथ एक दूसरे के साथ हमें जुड़कर एक दूसरे के उत्पादन को समझकर, नीतियों को समझकर आगे आना चाहिए। हमारे निर्यात की शक्ति को बढ़ाना चाहिए। हमें निर्यात जितना अधिक होगा, हमारी जो पूंजी है, हमारा रुपया है, इतना अधिक मजबूत होगा। तो अब वो समय चला गया कि हम बहुत ज़्यादा हो हल्ला करें और हम कहें कि हमें युद्ध चाहिए, हम ये कर देंगे। ये समय चला गया। अब युद्ध करना एक राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक स्थिति सामने ला सकता है। युद्ध करना लोगों को बहुत दिनों तक बेरोजगारी की अवस्था में धकेल सकता है। युद्ध करना लोगों के मानवीय जीवन को समाप्त कर सकता है। युद्ध करना उन सैनिकों को समाप्त कर सकता है जिनके परिवार गांव में बैठे हुए हैं। इसलिए युद्ध की नीतियों को स्थगित विश्व को करना चाहिए। विश्व को एक मत होकर सामने आना चाहिए और मानवीयता के धरातल पर आकर, एक मंच पर आकर ये सोचना चाहिए कि हम मानवीय लोग हैं, हमें मानवीय जीवन मिला है। उस जीवन में हम कैसे शांतिपूर्ण रहकर अपनी नीतियों को बनाएं और खुश रहकर एक दूसरे की नीतियों को समझें और एक दूसरे का आदान प्रदान करें। व्यापारिक नीतियां ऐसी बने जिसमें हमारी सहमति बने और सहमति बनकर आपका भी उत्थान हो और हमारा भी उत्थान हो। हम इस परिकल्पना में करें। भारत तो वैसे ही वसुधैव कुटुंबकम की बात बहुत पहले ही कर चुका है और उस नीति के तहत हम चलते भी हैं। हम किसी के यहाँ युद्ध करने नहीं जाते हैं। कोई अगर फायरिंग खोलता है, कोई अगर एम्बुश लगाता है तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें तो हमें देखना ही है कि किस प्रकार से जो विश्व है उस विश्व में आर्थिक समृद्धि का जो पैमाना है उस पैमाने तक हम कैसे पहुंचे। जब हमारा क्रीम भारत में रहेगा, जब हमारे क्रीम को, हमारे प्रतिभाओं को भारत में अवसर मिलेगा, तो हम विश्व की उन सब स्थितियों से मुकाबला कर पाएंगे जो यूरोप के अन्य देश कर पा रहे हैं। तो हमें देखना है कि आपस में लड़ना, प्रभुत्व को लेकर लड़ना, महाशक्तियों को लेकर लड़ना, प्रभुत्व की आपसी राजनीति, चाहे वो अमेरिका की हो, अमेरिका की तेल की राजनीति है, इराक, ईरान और अरब के देशों पर वो कब्जा जमा कर तेल अधिग्रहण करना चाहता है। रूस भी यही करना चाहता है। हम ये नहीं करना चाहते। हम तो तेल का आयात कर रहे हैं, हम तो मंगा रहे हैं। तो ये पूरी लड़ाई एक ऊर्जा की लड़ाई है। उस ऊर्जा की लड़ाई को आपको समझना होगा कि किसी भी तरह की दुरुपयोग वाली बात सामने नहीं आए, किसी को लोकतंत्र को खतरा नहीं आए। तो लोकतंत्र को जहां खतरा आएगा वहां साम्राज्यवादी नीतियां का रूप अच्छा नहीं होगा और आज यही हो रहा है। आज लोकतंत्र की जो विश्व के सामने जो संकट आ रहे हैं तेल के अधिग्रहण को लेकर, ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति को आघात पहुंचाना होगा और जिस दिन ये अधिग्रहण होगा वो फिर बहुत खतरनाक स्थितियां सामने लाएगा जिसमें युद्ध ही युद्ध होंगे। तो हम मान सकते हैं कि अपने पड़ोसियों के पास साम्राज्यवादी नीतियां हैं, उनकी चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना है, लेकिन हमें उनसे निरंतर बहुत सारे मुद्दों पर बात करना है। हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत है जहां शांति हो, जहां समझौते की भाषा हो, जहां हम ठीक प्रकार से मानवीय रूप में एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की संस्कृति को जान सके। एक नए विश्व की परिकल्पना को सामने लाकर हमें उनके सामने भी रखना होगा। हमें किसी भी तरह से राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को संकुचित रूप में नहीं देखना होगा। केवल ये भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं विश्व के संदर्भ में कह रहा हूं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद का जो रूप है वो संकुचित रूप में नहीं लाना चाहिए हमें, बल्कि हमें आत्मविस्तार करके अपनी नीतियों को ऐसा बनाना चाहिए जिससे दूसरे देशों का भी विकास हो सके। हम दूसरे देश के भी आर्थिक सहयोग में, उसकी उत्सदन प्रणाली में, उसके उत्पादन की प्रणाली में हम शामिल हो सकें, भागीदारी बन सकें और हमारी आपसी साख इतनी मजबूत होना चाहिए, हमारे आपसी रिश्ते और हमारे विश्वास इतने मजबूत होना चाहिए कि हम विश्व का विकास कर सकें। तो आसियान के देश हों या यूरोप के कई देश हों, सबको मिलकर ये फिर से सोचना होगा कि किस प्रकार से हम अपनी नीतियों को बना सकते हैं। आप देख रहे हैं दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के झगड़े लगातार चल रहे हैं, विभिन्न विषयों पर चलते हैं।
बहुत सी जगह जल अधिग्रहण के नियम नियम है उनका उल्लंघन होता है, जल अधिग्रहण को लेकर चलते हैं। सुएज नहर का झगड़ा वर्षों चला। कई प्रकार के झगड़े निरंतर चलते चले जा रहे हैं और उन सारे झगड़ों को समझते हुए हमें अपने राष्ट्र की अस्मिता को बचाना है और साम्राज्यवादी नीतियों को भी हमें पाबंदी लगाना है। तो एक तरफ साम्राज्यवादी नीतियों का पाबंदी और दूसरी तरफ राष्ट्र की अस्मिता को भी बचाने की बात हमें निरंतर विश्व के सामने करना होगी, तभी जाकर हम एक बेहतरीन विश्व की कल्पना कर सकते हैं। यदि हमारी राष्ट्रीय नीतियां सही नहीं होंगी तो आपसी युद्ध होंगे, और जब आपसी युद्ध होंगे तो मानवीय क्षति होगी, आर्थिक नुकसान होगा, और जब आर्थिक नुकसान होगा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे और विश्व के अन्य देश हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें अपनी नीतियों को ऐसा बनाना होगा, दूसरे देश के लोगों को भी, दूसरे देश के राष्ट्र के प्रमुखों को भी ऐसी नीति बनाना होगी जहां शांति हो, जहां समझौता हो, जहां मानवीय विकास हो, जहां सामुदायिक विकास हो, जहां सारे विश्व के मनुष्य को एक मनुष्य मानकर विकास किया जाए। वो वास्तव में राष्ट्रवाद सही राष्ट्रवाद होगा और हम नए विश्व की कल्पना कर सकेंगे। क्या राष्ट्रवाद की अधिकता साम्राज्यवाद में परिणित हो जाती है? ये भी एक प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अधिकता क्या साम्राज्यवाद में बदल जाती है? जी हां, राष्ट्रवाद की अधिकता का परिणाम साम्राज्यवाद में देखा जा सकता है। जब कोई राष्ट्र अपनी संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा में ग्रस्त होकर मोहांध हो जाता है, तब ऐसी स्थितियों में देखा जा सकता है कि एक राष्ट्र अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है और बाकी को कमजोर, अनैतिहासिक, दोयम दर्जे का समझने लगता है, तो राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था आई है। हमने देखा है कि हिटलर ने अपने देश की संस्कृति, अपनी नस्ल को प्रमुख माना और उसने सभी को युद्ध में झोंक दिया। तो हमें यह नहीं करना है, विश्व के किसी भी राष्ट्र को यह नहीं करना है कि अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमुख माने, दूसरे को दोयम दर्जे का, अनैतिहासिक माने, उसकी संस्कृति को कुछ भी नहीं माने। ऐसा होना किसी भी राष्ट्र के लिए गलत है, उसके राष्ट्रवाद को धक्का पहुंचता है। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि इन सब चीजों को वहीं स्थगित कर हमें नए विश्व की कल्पना करनी चाहिए। मार्क्स भी इस संबंध, मार्क्स के पश्चात में जो हॉरेस बी डेविस आए थे, उन्होंने राष्ट्रवाद को एक अलग नजरिए से देखा था और उन्होंने कहा था कि ये एक औजार से ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो कहते हैं हथौड़े से हत्या भी की जा सकती है और निर्माण भी। राष्ट्रवाद के जरिए जब उत्पीड़न समुदाय अपनी आजादी के लिए संघर्ष करता है तो एक सकारात्मक नैतिक शक्ति बन जाता है, और जब राष्ट्र के नाम पर आक्रमण की कार्रवाई की जाती है तो वो नैतिक बचाव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ राष्ट्र के लिए आक्रमण की भावना व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, विश्व में नहीं होना चाहिए, विश्व किसी राष्ट्र में नहीं होना चाहिए। केवल हमें विकास के लिए अपनी नीतियां बनाना चाहिए और उत्पीड़न की कोई नीति ना हो, तभी जाकर हम सच्चे राष्ट्रवाद की परिकल्पना कर सकते हैं। जब किसी राष्ट्र को राष्ट्रवाद के नाम से मोहांध हो जाए, तो उसे अभिमानी हो जाए, तो उसकी सारी मान्यता, संस्कृति श्रेष्ठ हो, ये अवश्य विकृत और साम्राज्यवाद की तरफ अग्रसर हो जाता है। फांसीवादी शक्तियों का जब प्रचंड रूप अपनी शक्ति में प्रमुखता से सामने आता है तो दूसरों को अपने अधीन करने की शक्ति और शक्ति का सहारा लेता है, तो साम्राज्यवाद की श्रेणी में चला जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का उदाहरण आपके सामने है। वर्तमान में हम देख रहे हैं बहुत सारे राष्ट्र इसी राष्ट्रवाद के कारण और साम्राज्यवाद के कारण बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनकी उन्नति और विकास रुक गए हैं और आचारमयी वो नहीं बचे, फांसीवादी शक्तियों का वो मुकाबला कर रहे हैं और पदभ्रष्ट होकर साम्राज्यवाद उनको अलग थलग कर रहा है। अब राष्ट्रवाद के संबंध में हम ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद जैसी धारणा होनी चाहिए भी कि नहीं होनी चाहिए। क्या राष्ट्रवाद की धारणा व्यक्ति का विकास करती है? यह भी एक प्रश्न है। क्या हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना करके बहुत ज्यादा व्यक्ति का विकास कर सकते हैं? तो मेरी दृष्टि में हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद का जैसी धारणा तो हो, लेकिन वह सामूहिक धारणा हो। सामाजिक धरातल पर जितने भी प्रकार के धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उनको हमें समान अवसर देना चाहिए, पिछड़े हुओं को आगे लाना चाहिए, उनके विकास की बात करना चाहिए। जब सामुदायिक विकास की बात होगी तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। जब सामुदायिक रूप से हम बहुत ज्यादा
मात्रा में मानवीय होंगे और सामुदायिक विकास की जहां बात करेंगे वहां राष्ट्र के विकास की बात करेंगे, राष्ट्र की मजबूती की बात करेंगे। लेकिन हम देखते हैं राष्ट्रवाद में जैसी धारणा है उसमें स्वतंत्र प्रतिभाओं का भी विकास अवरुद्ध हो जाता है। जितनी प्रकार की स्वतंत्र प्रतिभाएं, जो चाहे कलाकार हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे विचारक हो, चाहे दार्शनिक हो, फिलोसोफर हो, उनकी बातों को नकार दिया जाता है राष्ट्रवाद में। तो राष्ट्रवाद में उनकी बातों को भी न नकारा जाए, उस पर भी विचार विमर्श किया जाए, स्वतंत्र प्रतिभाओं का विकास भी राष्ट्रवाद में हो, यह जरूरी है। इसलिए जो हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं वहां बंधन भी आ जाता है और उन बंधन के तहत हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रतिभाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और इनमें सीमाओं में बांधना बहुत अधिक मात्रा में, प्रतिभाओं को सीमाओं में बांधना बहुत अधिक मात्राओं में उनकी प्रतिभा की हत्या करने के साथ साथ एक नई परिकल्पना की हत्या कर देना है, एक नई कला के विकास को रोक देना है। इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में राष्ट्रवाद का होना भी प्रतिभा, स्वतंत्र प्रतिभाओं के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वो भले ही स्वतंत्र प्रतिभाएं राष्ट्र के विकास में योगदान दे रही हैं, लेकिन अपने इतिहास को कभी कभी नकारती हैं, कभी कभी भाषा संस्कृति को भी नकारती हैं, कभी कभी नई परिकल्पनाएं सामने लेके आती हैं जो आगे चलकर बहुत लाभदायक सिद्ध होती हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें इतनी अधिक मात्रा में कारगर नहीं मानते हैं जिससे तत्कालिक परिणाम आ सके, लेकिन भविष्य में बहुत कारगर होती हैं। उनकी हत्याएं नहीं होना चाहिए, उन प्रतिभाओं की हत्याएं नहीं होना चाहिए, उनको रोक देना नहीं चाहिए। और कमजोर तबके के जो लोग हैं, उन कमजोर तबके के लोगों को भी राष्ट्रवाद में आगे लाना चाहिए। केवल राष्ट्रवाद संप्रभुता का नाम नहीं है, केवल राष्ट्रवाद अभिजात वर्ग का नाम नहीं है, वो सबके सामुदायिक विकास की बात करता है, जिसमें दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हैं और जिसमें सवर्ण हैं। सबके सामुदायिक विकास, सबके जातिगत विकास और सारी संस्कृतियों की सारी समझ के उभार को सामने लाकर रख देना वास्तव में राष्ट्रवाद होगा, जिसमें फिर प्रतिभाएं कुंठित नहीं होंगी, उनकी समाप्ति की आशंकाएं समाप्त हो जाएंगी। कभी कभी राष्ट्रवाद जातिगत आधारों को और लिंग भेद को भी लेकर चलता है, जातिगत आधार बना लेता है कभी कभी राष्ट्रवाद जब जब जातिगत आधार बनाएगा तब तब वो राष्ट्र विकास के पथ से विचलित होता चला जाएगा। कभी भी किसी भी राष्ट्र को जातिगत आधार, सांप्रदायिक आधारों पर अपने राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं करना चाहिए। इसलिए जाति भेद, सांप्रदायिकता को ध्यान में रखना और फिर राष्ट्र के उत्थान की बात करना कभी संभव नहीं है। राष्ट्र का उत्थान राष्ट्र के नागरिकों के साथ किया गया साहचर्य, उसका समानाधिकार, जातिगत सुरक्षा की भावना, धार्मिक सुरक्षा की भावना, उसको समान अवसर के प्रदान करना, उसकी जातिगत सोच को लेकर अगर हम साझा संस्कृति की बात करें, साझा रूप में बात करें, तो ही राष्ट्रवाद की परिकल्पना को सही रूप मिल सकता है और राष्ट्रवाद एक सही दिशा में जा सकता है। बहुत सारे अंग्रेजों के समय में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी राष्ट्रवाद का विरोध किया था, राष्ट्रवाद जैसी कल्पना को वो सही नहीं मानते थे। लेकिन बाद में कई ऐसी प्रतिभाएं आई हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद का समर्थन भी किया और अलग अलग राष्ट्रों के विकास में भी योगदान दिए हैं। तो प्रतिभाएं जो हमारे भारत की थीं, जो हमारे महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग राष्ट्रों के विकास में भी योगदान दिया, भारत के राष्ट्रीयता के उसमें भी विकास में योगदान दिया। लेकिन कई आलोचक भी हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद को बहुत बुरा माना और उन्होंने कहा ये एक संकुचित भावना है, ये एक मानवीय धरातल पर एक समूह में बांध देता है, एक सीमाओं में बांध देता है व्यक्ति को। इन सीमाओं को तोड़कर हमें निकलना चाहिए। इसलिए आलोचकों ने राष्ट्रवाद का भी विरोध किया था। तो हम देखते हैं और बहुत सी जगह हमने देखा है कि कैम्ब्रिज स्कूल के जितने भी विचारक हैं, उन कैम्ब्रिज स्कूल के विचारकों ने साम्राज्यवाद को बहुत सही उपयुक्त ठहराया है और बताया है कि साम्राज्यवाद जो है वह आपके सामने आधुनिकता लेकर आया। उनका ऐसा एक विचार दर्शन है कि साम्राज्यवाद नहीं होता तो आप आधुनिक नहीं बन पाते, आपके पास आधुनिक शिक्षा प्रणाली नहीं आ पाती, आपके पास आधुनिक सोच नहीं आ पाती, आपके पास आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं आ पाती, आपके पास आधुनिक कानून नहीं आ पाते और ये जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है ये नहीं आ पाती। लेकिन मैं इस चीज को खारिज करता हूं। कोई भी स्कूल
चाहे कैम्ब्रिज स्कूल हो, चाहे कोई सा भी स्कूल हो, वो ये कहे कि साम्राज्यवाद के कारण आपका विकास हुआ, यह असंभव बात है। नहीं, साम्राज्यवाद तो आपकी लाभ केंद्रित नीतियों का कारण आप लेकर भारत में आए। आपने भारत में आए और भारत से वापस चले गए, और यहां पर आकर आपने सारी संपदा का उपयोग किया, भरपूर दोहन किया। दोहन करने के बाद आपने अपने आप को आर्थिक समृद्ध बनाया, और कई, भारत ही नहीं, कई उसके उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों में भी यही प्रक्रिया चली है इनकी साम्राज्यवाद की। तो फिर कहा जाए कि नहीं, हमारे साम्राज्यवाद के कारण आप में आधुनिकता आई, आप नई प्रकार से सोचने लगे, आप जातिगत जड़ परंपराओं से दूर हो गए, तो मैं कहता हूं नहीं, ये सब वैज्ञानिक प्रगति के कारण आया है। नए नए आविष्कार हुए, नई नई वैज्ञानिक पद्धतियां सामने आई, उन वैज्ञानिक पद्धतियों ने नई सोच को पैदा किया, नए फिलोसोफर आए, नए विचारक आए, नए फिलोसोफर नए प्रकार की बातें लेकर आए, विश्व की विकास की अवस्था को उन्होंने फिर से देखा, और उसकी पुनर्संरचना पर उन्होंने बात की, पुनर्गठन पे बात की, और बताया कि नहीं, ये संस्कृति या ये विश्व का निर्माण इस तरीके से हुआ है। एक नए तरीके से हमने विश्व को देखना शुरू किया। तो नई फिलॉसफियां आई हैं, नए दर्शन आए, नए विचार आए, नए वैचारिक क्रांतियां आई हैं, कई तरह के आविष्कार आए हैं, उनके कारण हम मान सकते हैं कि हम आधुनिक हुए हैं। आपके साम्राज्यवाद के कारण हम आधुनिक नहीं हुए। कोई भी साम्राज्यवाद किसी को भी इतना आधुनिक नहीं बनाता। साम्राज्यवाद तो लाभ केंद्रित होता ही है। आज हमारे सामने आर्थिक केंद्रित जो साम्राज्यवाद है, वह आर्थिक केंद्रित क्या है? लाभ केंद्रित साम्राज्यवाद है। जब जितना अधिक वो राष्ट्र अपना निवेश करेगा, इतनी अधिक पूंजी उस राष्ट्र के पास जाएगी, और फिर वो राष्ट्र कह दे कि नहीं, हमारे पास जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी वो हमने आपको दी, हमारी नीतियों के तहत दी, हमारी आधुनिक जो नीतियां थी, जो अर्थगत नीतियां थी, उसके तहत दी। नहीं, ये तो आप लाभ केंद्रित कर रहे थे, उसके कारण हमारे सामने ये आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता का युग चला आया। ये तो एक ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, एक स्वतः प्रक्रिया ये घटित होती है, और उस घटित होने पर अपने नाम का चस्पा कर देना गलत है। किसी भी राष्ट्र को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे का कारण आप आधुनिक हुए हो। ये आधुनिक हमारे कारण नहीं हुए, वो तो आपकी साम्राज्यवादी नीति आई थी, उनके साथ साथ वैज्ञानिक आविष्कार आए, उनके कारण हुए। तो हम मान सकते हैं कि बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं, ऐसे विचारक आए हैं, उनका हम कह सकते हैं कि उनका जो कहना है कि नई सोच आधारभूत सिद्धांतों की रचना और साम्राज्यवाद की देन है, और आधुनिकता का समय हम लेकर आए, तो ये वैज्ञानिक आविष्कारों का समय है। ये वैज्ञानिक आविष्कार ही आपको सामने लेकर आए हैं। तो हम मान सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुनाफे की बात जब सामने आती है, आर्थिक लाभ की बात आती है, तो अपना माल खपाने के लिए एक देश दूसरे देश में जाता है, व्यापारिक नीतियां लाता है, और उसके तहत आर्थिक साम्राज्यवाद का एक बोलबाला आज हमारे सामने आ गया है, और उसकी पूर्ति के लिए हम समूह ढूंढ रहे हैं, हम जनसंख्या वाले देश ढूंढ रहे हैं, और उसकी पूर्ति होती चली जा रही है। अब दूसरी तरह से हम देखें, एक मार्क्सवादी नजरिया भी है। मार्क्सवादी नजरिया ये कहता है कि भाई साम्राज्यवाद तो है ही खराब, आपके राष्ट्र को बर्बाद कर देगा। साम्राज्यवाद पूंजीवाद लेकर आता है, उपनिवेशवादी बात लेकर आता है। जहां उपनिवेशवाद होगा, जहां पूंजीवाद होगा, तो राष्ट्र खत्म हो ही जाएगा। वो मजदूरों की, किसानों की बात थोड़ी करेगा, वो तो पूंजी की बात करेगा। तो वहां पर समानता भी समाप्त हो जाएगी, संस्कृति भी समाप्त हो जाएगी, और केवल अर्थ केंद्रित सभ्यता रह जाएगी। और जब अर्थ केंद्रित सभ्यता रह जाएगी, तो दूसरे देश का मूल्य क्या रह जाएगा? जीरो, -0 रह जाएगा। इसलिए बेहद जरूरी है कि पूंजीवादी सभ्यता जब अपना आर्थिक साम्राज्य की स्थिति को फैलाती है, वो तब अन्य राष्ट्रों को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास करती है, और वहां पर फिर आर्थिक जितना भी क्षेत्र है, उस आर्थिक क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लेती है। अब मैं ये नहीं कहता हूं, जो पहले मैंने बात बताई उससे संबंधित जोड़ के बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं कि चीनी माल तोड़ दो। आप बिल्कुल चीनी, मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, बहुत सारे चीजें भी पढ़ी, उसमें अभी जो चीन ने आक्रमण किया, और वो जो झड़प हुई, उस झड़प में जो सैनिक मारे गए, उसके विरोध में बहुत ज्यादा तोड़ फोड़, लोग टीवी तोड़ रहे हैं, मोबाइल तोड़ रहे हैं। मैं कहता हूं, आप आपका नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप आपका नुकसान मत कीजिए। जो चीजें आपने खरीदी है उसको रखिए। आप उन्माद मत फैलाइए, आप उन्मादी मत होइए, आप पागलपन की हरकत ना कीजिए। आप केवल इतना संकल्प कीजिए, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप देशभक्त हैं, तो आप इतना संकल्प कीजिए कि आप आपके राष्ट्र में ऐसी चीजों को बना सकें जिसका उत्पादन आपके राष्ट्र में हो, जो चीन से बेहतर सामग्री हो और चीन से सस्ती हो।
आप उसका उत्पादन कीजिए, आप उत्पादन में जुड़ जाइए। तो मेरे कहने का मतलब है, आप आपकी कार्यात्मक ऊर्जा दर्शाइए, आप आपकी क्रियात्मक नीतियां बनाइए, आप उन चीजों को डेवलप कीजिए जो अब तक हमारे यहां नहीं है। तो आप डेवलपमेंट में, आविष्कार में लग जाइए, वही आपका राष्ट्रवाद है। जब आप आपके राष्ट्र के विकास की सामुदायिक भावना को केंद्र में रखकर आविष्कारों की तरफ बढ़ेंगे, क्रियात्मकता की तरफ बढ़ेंगे, ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे और कर्म सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे, तब आप राष्ट्रवाद की तरफ हैं। तो किसी चीज को तोड़ देना राष्ट्रवाद नहीं है, वो एक राष्ट्रवाद का उन्मादी रूप है, देशभक्ति का एक उन्मादी रूप है। सही रूप अगर हमें देखना है तो हमारी प्रतिभाओं को खोज कर लाया जाए, उन प्रतिभाओं को अवसर दिया जाए और फिर हमारे यहाँ उत्पादन की नई नीतियां बनाकर सब चीजें हमारे यहाँ बनाई जाएं। तब मैं मान सकता हूं कि हाँ, हमने कुछ राष्ट्रीयता के लिए योगदान दिया, हमने कुछ नया कुछ किया और विश्व को बताया कि हम भी इतने सक्षम हैं कि हम चीजों को बना रहे हैं। इसलिए हम अपने कर्मों को दोहराएं, हम अपने कर्मों की तरफ देखें, हम गुस्से की तरफ नहीं देखें, क्रोध की तरफ नहीं देखें। क्रोध किसी भी रूप में जायज नहीं है। इसलिए हमें अपना नुकसान ना करते हुए अपने कर्म क्षेत्र को टटोलना होगा और कर्म क्षेत्र में जाकर हमें फिर अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ऊर्जा, अपने संसाधन, अपनी समस्त शक्ति को लगाना होगा और फिर हम दूसरे देशों को अपनी चीजें सप्लाई करें, लेकिन उस दृष्टि से नहीं करें जैसा विश्व कर रहा है। हम शांति और समझौते वाले लोग हैं, हम विश्व में मानवता की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए इस तरह की विभाजन की नीतियों को हमें एकदम खारिज कर देना चाहिए, हमें एकदम नकार देना चाहिए। हमें सामुदायिक विकास के साथ साथ वैश्विक विकास की सोच को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम विश्व में विश्व गुरु बन सकते हैं। और विश्व गुरु को अहंकारी भी नहीं होना है, गुरु को बहुत विनम्र रहकर सबका स्वागत करना है, सबको गले लगाना है, सबको अपना मानना है। कोई से भी नस्ल, धर्म, जाति, संस्कृति वाला व्यक्ति हो, सबको अपना बनाकर और एक वैश्विक सोच को लेकर आगे बढ़ना है। तब जाकर विश्व के सभी राष्ट्रों का कल्याण हो सकता है। यदि हमें विश्व में अपना नेतृत्व करना है, यदि हम अपना नेतृत्व विश्व को दिखाना चाहते हैं, तो हमें बहुत उदार, बहुत मानवीय और सबको अपना मानकर आगे बढ़ना होगा। तब हम नेतृत्ववादी बन सकते हैं, तब हम विश्व का नेतृत्व करेंगे और हम सच्चे विश्व के गुरु होने का हकदार बन सकेंगे। मैं आगे बात कर रहा हूं कि भारत में जो स्थितियां हैं, वो भारत की स्थितियों के भी बारे में मैं बात कर रहा हूं। ये सारी बातों के साथ साथ लगभग मुझे लगता है समय लगभग 40 मिनट हो चुके हैं क्या? एक हल्का सा पानी पी लूं। तो हम भारत के संदर्भ में भी अब बात करेंगे कि भारत जो है, उस भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना कब आ जाती है। भारत में राष्ट्रवाद की परिकल्पना हम आजादी के लड़ते लड़ते आ जाती है। यूरोप में जब उदय हुआ, 17वीं 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी में यूरोप में जब उदय होता है, उस उदय में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना सामने आती है और हम उपनिवेश थे, हमारी उपनिवेशी छटपटाहट थी। उस छटपटाहट को समाप्त करने के लिए हमने आजादी का आंदोलन लगातार लड़ा और उसमें हमने विजय प्राप्त की। तो भारत में जो राष्ट्रवाद था वो पहले उच्च और संभ्रांत लोगों तक फैला और अभिजात वर्ग था। उस अभिजात वर्ग ने उस राष्ट्रवाद को समझा और उस अभिजात वर्ग ने थोड़ी बहुत उपेक्षा गरीब वर्ग की भी की, दलित की भी की, थोड़ी बहुत उपेक्षा अन्य लोगों की भी की जो कमजोर थे। वो समय था जब हम युद्ध ना लड़कर हम केवल भारत को स्वतंत्र कराने की बात कर रहे थे। तो वो एक समय था जहां पर कुछ अभिजात वर्ग के समुदायों ने तक ही सीमित था राष्ट्रवाद, लेकिन बाद में दलितों का भी एक रूप आया और बाद में अन्य जो जातियों के लोग थे, अन्य जो धर्मों के लोग, वो भी जुड़ते चले गए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि राष्ट्रवाद में दलितों का
जो सम्मिलित रूप था वो खुलकर सोच सामने नहीं आ पाई। उसमें कहीं ना कहीं अनदेखी हो गई, आदिवासियों को लेकर अनदेखी हो गई, और जो सामाजिक आंदोलन थे उन सामाजिक आंदोलन को लेकर हो गई, और जो मुख्य धारा में जो योगदान दे रहे थे उनकी कहीं उपेक्षा हो गई। इसलिए थोड़ा सा एक लोगों में छटपटाहट भी है, और यह भी एक नाराजगी है कि कभी भी दलित और आदिवासियों को उपेक्षित नजर से देखा, और उपेक्षित नजर से नहीं देखना चाहिए था, और अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में इन लोगों को, या हमारे जो आदिवासी भाई हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, उनको कभी भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उनको साथ में लेकर, उनका सहयोग लेकर, उनकी नीतियों को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा, तभी उन्नति हो सकती है, तभी विकास के उत्थान के लिए हम, राष्ट्र के विकास के उत्थान के लिए हम नई परिकल्पना कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है, राष्ट्र के उत्थान के लिए जातिगत सोच को निकालना होगा, सांप्रदायिक सोच को निकालना होगा, सामुदायिक विकास की परिकल्पना सामने लानी होगी, जहां नस्ल भेद नहीं हो, जहां धर्म भेद नहीं हो, जहां सांप्रदायिक भेद नहीं हो, जहां पर मुक्त मन से व्यक्ति अपना सहयोग दे, और हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, हम एक दूसरे का सहयोग लें, हम एक दूसरे से मानवीय रूप में जुड़े, और लोगों को बहुत अधिक अपना बनाकर हम सामने ला सकते हैं। तब जाकर हमारे राष्ट्रवाद की परिकल्पना पूरा आकार ले सकती है। तो हम मान सकते हैं कि आधुनिकता, राष्ट्रवाद और जातिगत सोच, धार्मिक भेद, सांप्रदायिकता, ये सब का मिला जुला रूप का जब संतुलन रूप सामने आएगा, जब संतुलित अवस्था सामने आएगी, तो हम जो विकासशील राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्र बहुत अधिक मात्रा में फिर विकास कर पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारे जो राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, हमारी जो एक नई सोच बन रही है, उस नई सोच का हमें स्वागत करना चाहिए, समानता की भावना का स्वागत करना चाहिए, और राजनीतिक परिवर्तनों को सामने लाकर, सामाजिक परिवर्तनों को सामने लाकर एक नया एजेंडा बनाना चाहिए, नई नीतियां सामने लानी चाहिए, जिसमें सामुदायिक विकास की बात हो, जिसमें समझौते हो, नई आर्थिक व्यापारिक नीतियां हो, और हम बहुत मजबूती से अपने आर्थिकता के केंद्र में खड़े हों, हमारे पैर बहुत मजबूत हों, और हमारे जब पैर मजबूत होंगे तो हम विकासशील राष्ट्र के रास्ते की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें सारे लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। राष्ट्रवाद की एक ये भी बात है कि राष्ट्रवाद की जो परिकल्पना है उसमें नैतिक पक्ष को भी देखना जरूरी है। पश्चिम के लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद पश्चिम की उपज है, और पश्चिम विचारकों का भी मानना है कि पूर्वी राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद में काफी अंतर है। पूर्वी राष्ट्रवाद मूल्यों की बात करता है, लेकिन पश्चिमी राष्ट्रवाद इस तरह के नए मूल्यों की बात नहीं करता है। ये उनका कहना है। मेरा भी मानना है पूर्वी राष्ट्रवाद और पश्चिमी राष्ट्रवाद में अंतर है। पश्चिमी राष्ट्रवाद जो है वो मूल्यों को लेकर चल रहा है। वास्तव में वहां की नैतिकता बहुत अधिक मात्रा में हमसे ज्यादा अच्छी हो चुकी है, जबकि नैतिकता सिखाने वाले हम ही लोग रहे हैं इतिहास में, और हमारे जो जितने भी पुराख्यान हैं उनमें सब नैतिकता की बातें आई हैं। तो जहां हम नैतिकता सिखाते अनैतिक हो गए, कब अनैतिक हो गए इस पे भी हमें विचार करना होगा। हमारे राष्ट्रवाद से अनैतिकता की भी बहुत बड़ी बात जुड़ती है। तो वो लोग कहते हैं कि जब हमारे नए मूल्य हैं, नैतिकता के मूल्य, उन नैतिकता के मूल्यों को पश्चिम के जो पूर्व के जो लोग हैं वो नकारते हैं। वो केवल पूर्वी जो लोग हैं, पूर्वी की बात कर रहा हूं, कि राजनीतिक विचारधारा पर आश्रित मानते हैं, और पूर्वी राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांप्रदायिक मानते हैं। पश्चिम के लोगों का कहना है कि पूर्वी लोगों का जो राष्ट्रवाद है वो धार्मिक है, ऐतिहासिक है और सांप्रदायिक है। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम जो हैं वो कहीं कहीं सांप्रदायिकता की बात कर जाते हैं। किसी एक जाति को ही हम केंद्र में रखकर बात करने लगते हैं। एक जाति को रखकर केंद्र में राष्ट्रवाद की बात नहीं की जा सकती। सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी इतिहास की साझा संस्कृति को लेकर हमें राष्ट्रवाद की परिकल्पना की परिभाषा करनी होगी, राष्ट्रवाद को हमें सामने लाना होगा, उसके संतुलन और विकास की बात करनी होगी। तो किसी एक जाति पर ठहर कर राष्ट्रवाद नहीं किया जा सकता है। देशभक्ति किसी एक जाति को लेकर नहीं की जा सकती। देश में रहने वाला हर व्यक्ति रहे देशभक्त है। आप कोई आपदा आए सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, यही तो देशभक्ति है, यही तो राष्ट्रवाद है। तो किसी भी एक संस्कृति या इतिहास की जो बातें हो गई हैं उसको लेकर और धार्मिक सांप्रदायिकता को केंद्र में रखकर राष्ट्रवाद का विकास
राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये भी एक बात है कि हम भावुक और भावुकता के तहत चलते हैं। राष्ट्रवाद में अधिक भावुकता, सांस्कृतिक अस्मिताओं की बातें, भाषाई अस्मिता की बात, अपनी जड़ों की बातें दोहराना और उसको ही श्रेष्ठ साबित करना और अन्य लोगों को बिल्कुल कमजोर मान लेना, यह हमारे यहाँ भी स्थितियां देखी जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सबका स्वागत किया है। हम सबको लेकर चलने वाले साझा संस्कृति की विरासत वाले लोग हैं। हमारे जो दृष्टि है वो समन्वयी दृष्टि है। उस समन्वयी दृष्टि को केंद्र में रखकर सबको साथ में लेकर चलना होगा, तब जाकर हम उत्तर आधुनिक काल में एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। और नए भारत के निर्माण के लिए सबका विकास बहुत जरूरी है। तो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, उन विभिन्न प्रकार के लोगों ने जिस प्रकार से, जितने भी सामुदायिक विकास के लोग हैं, उन्होंने जितनी भी संस्थाओं ने योगदान दिया, उन योगदान को समझना चाहिए, सभी की बात सुनना चाहिए और सभी की बातों को गौर करना चाहिए। किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र के विकास के लिए किन नीतियों को लेकर आगे चलें, जहां शांति और समझौता हो, जहां पर हम एक दूसरे को मजबूत और समृद्ध भारत दे सकें। तो जहां यूरोप वाले नैतिकता की बात करते हैं, मेरा मानना है कि यूरोप की जो नैतिकता है, वो नैतिकता भी, आपने अमेरिका का उदाहरण देखा कि अमेरिका में जिस प्रकार से एक कहा गया है कि उसकी हत्या कर दी गई, उसके गर्दन पर घुटना रखकर पुलिस बैठी और उसने हत्या कर दी, और उसके विरोध में बहुत ज़्यादा हिंसक झड़पें भी हुई और हमने उसका एक नैतिक पक्ष भी देखा। भले ही हिंसा हुई, लेकिन नैतिक पक्ष भी देखा कि बहुत शांतिपूर्ण विरोध भी हुए और बहुत संतुलित ढंग से, संयोजित ढंग से विरोध भी हुए। ऐसे विरोध को लोकतंत्र मजबूत करता है, लोकतंत्र मजबूत होता है और लोकतांत्रिक जो भावना है, वो लोकतांत्रिक भावना को चोट नहीं पहुंचती है। तो हमें लोकतांत्रिक भावना को चोट ना पहुंचे, ऐसा विरोध होना चाहिए चीज़ों का। इसलिए हमें सांप्रदायिकता को दरकिनार रखना होगा, धार्मिक भावनाओं को दरकिनार रखना होगा। हमें इंसान को इंसान के रूप में देखना होगा और जब हम इंसान को इंसान के रूप में देखेंगे तो हम श्रेष्ठ भारत बना सकेंगे, एक भारत बना सकेंगे, श्रेष्ठ भारत बना सकेंगे। और ये जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना है, वो एक दूसरे के सहयोग से ही आना है। हम नकार नहीं सकते, हम चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, हम लोगों को छोड़ नहीं सकते। जब तक हम लोगों को छोड़ते रहेंगे, हमारे पीछे एक ऐसा रूप, एक अविकसित रूप मौजूद हो जाएगा। जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो अविकसित अर्धनग्न लोग खड़े होंगे और अर्धनग्न लोगों को कोई भी राष्ट्र स्वीकार नहीं करता है। तो हमारा ये मानना है कि हम जिस तरह से जो परिकल्पना राष्ट्रवाद के लेकर आए हैं, उनमें मैं जो अंत में है वो एक मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, अंत की कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि जो राष्ट्र अब सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई अस्मिता, गौरव, अभिमान, कट्टरता से ग्रसित हैं, जो अब भी ग्रह कला में उलझे हुए हैं, जो अब भी आतंकवाद, अलगाववाद को अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं और आने वाले समय को नहीं पहचान रहे हैं, पिछड़े सिद्ध हो जाएंगे। ये वास्तव में सच बात है। ज्यादा कट्टरता, ज्यादा धार्मिकता, ज्यादा सांप्रदायिकता, ज्यादा भाषाई गौरव, अभिमान की से जब हम लेस हो जाएंगे और अलगाव की तरफ हम चले जाएंगे तो हमारा वैश्विक विकास नहीं हो पा जाए, हम विश्व के साथ विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है, विश्व के विकास करने के लिए हमें नई मूल्यों को देखना होगा और नए मूल्यों को आत्मसात करना होगा। जब हम आत्मसात कर लेंगे तो नई भाषाई संस्कृति, नई सामुदायिक संस्कृति, नई ऐतिहासिक संस्कृति को समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ जुड़ पाएंगे। तो मेरा आगे कहना है कि आने वाले समय में विश्व संस्कृति का समय है। इसमें राष्ट्रों की अस्मिता को सुरक्षित रखकर साझा प्रयासों से नए विश्व का पुनर्संरचना को केंद्रित करते हुए आपसी प्रतिस्पर्धा को महत्व देंगे। लेकिन वर्तमान समय में राष्ट्रवाद की अपनी शक्ति में बहुत अधिक कमजोर नहीं हुई है। ये एक विचारधारा है जिसका तिरोहन धीरे धीरे होगा। वास्तव में ये जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, साम्राज्यवाद की विचारधारा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी विश्व का मनुष्य इतना उदार नहीं हुआ है कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को छोड़ दे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को बराबर महत्व दे रहा है, महत्वाकांक्षी हो चुका है, लाभ केंद्रित हो चुका है। इसलिए उसको छोड़ना होगा
खासकर भारत का राष्ट्रवाद बहुत धीमी गति से अपनी सीमाओं से बाहर आ पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुलता की संसक्ति की साथ भाषा की विविधता और जाति, धार्मिक, सांप्रदायिक अस्मिताओं का गहरा संघर्ष मौजूद है। इस गहरे संघर्ष को मिटाने के लिए ही हमें साझा संस्कृति की बात लेकर आना होगी और अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए नई पहल करना होगी। उम्मीद है मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी और शायद मैं कहीं उन्मादी नहीं हुआ हूँगा और संतुलित ढंग से अपनी बात भारत के राष्ट्रवाद के संबंध में रखती हुई बोली होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप कुछ प्रश्न टाइप करके भेजें, 2-5 मिनट में आपको मैं उत्तर दे दूँ। तो आपकी अगर कोई बात है तो आप रख सकते हैं। मैं वैसे भी यहाँ पर जो टिप्पणियाँ की गई हैं उनमें से कुछ टिप्पणियाँ पढ़ता हूँ और उसके मैं प्रयास करता हूँ कि उसकी बात करें। ये है, कृष्णा बाबू जी ने कहा है कि राष्ट्रवाद एक वित्तीय संकट में है, इसका अनुसरण हम सब नागरिकों को करना होगा। राष्ट्रवाद एक वित्तीय संकट में नहीं है, राष्ट्र वित्तीय संकट में है। राष्ट्रवाद एक धारणा है, तो धारणा कभी वित्तीय संकट में नहीं होती, राष्ट्र वित्तीय संकट में होता है। तो हाँ, राष्ट्र वित्तीय संकट में है, लेकिन इस वित्तीय संकट को मिटाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों से पैसा वसूल किया जाए। हमें नई आर्थिक संसाधनों का विकास करना होगा। उस आर्थिक संसाधनों की आपूर्ति के बाद हमें उसे सप्लाई करना होगी। सप्लाई करेंगे तो हम अपनी वित्तीय संकट को मिटा सकते हैं। ये एक आर्थिक पक्ष है और आर्थिक रूप से जो जानकार हैं वो इस पर गहरी रूप से बात कर सकते हैं। और मेरा इतना नज़रिया है कि हाँ, हमारे उत्पादन प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली में जो परिवर्तन आएगा और हम नए उत्पादन को बना पाएंगे तो हम ज़रूर अपने वित्तीय संकट को समाप्त कर पाएंगे। कृष्ण बाबू ही कह रहे हैं कि इस अवधारणा का अनुसरण भारत में सभी नागरिकों को करना है। वो तो है ही, सभी लोग राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रवाद को मानते हैं। फिर कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव और शैक्षिक उन्नति देश के लोगों को सकारात्मक संस्कार विकसित करती। वास्तव में सद्भाव, सहिष्णुता ही विश्व का विकास करेगी। ये निश्चित है, आप इसे नकार नहीं सकते हो, कोई भी नहीं नकार सकता, विश्व का कोई भी आदमी नकार नहीं सकता है। ये जो सहिष्णुता है, साझा संस्कृति है, सद्भावना है, ये जो हमारे नैतिक मूल्य संस्कार हैं, यही विश्व का विकास करेंगे। आपका विश्व का विकास भले ही आर्थिकता को केंद्र करके कर लेगा, लेकिन विश्व में जब नैतिकता समाप्त हो जाएगी तो आर्थिकता किसी काम की नहीं है। ये बात आप पक्का मान के रखिए। इसलिए हमें नैतिक होना बहुत जरूरी है। और जो राष्ट्र के नागरिक नैतिक होंगे, दायित्वपूर्ण होंगे, सहिष्णु होंगे, सद्भावी होंगे, समन्वयी होंगे, वही राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। मिलन जी ने पूछा है, राष्ट्र को जानना, समझना, उसका सम्मान करना पहली जिम्मेदारी। वो तो हर कोई राष्ट्र का जानता है, समझता है और उसका सम्मान हम करते हैं, लेकिन राष्ट्र का सम्मान भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आप सड़कों पर थूक रहे हैं, आप गुटखा खाकर कोनों में थूक रहे हैं, अपने राष्ट्र की भूमि को गंदा कर रहे हैं। ये कौन सा राष्ट्रवाद है भाई? ये नारा लगा लो आप राष्ट्रवाद का, लेकिन काम राष्ट्रवाद जैसा मत करो। आप पब्लिक संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं और कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी। ये नहीं हो सकता। आप पब्लिक संपत्ति को जितने भी जो है उसका आप सम्मान कीजिए, आप उसको अपना मानिए, उसका आप आपकी सफाई व्यवस्था, स्वच्छता के कार्यक्रम में भाग लीजिए। आप कचरा ही मत कीजिए ना, यही रहकर राष्ट्रवाद है। आप कचरा मत कीजिए, आप थूकिए मत सार्वजनिक स्थानों पर, आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कांधों पे ले लीजिए। आप आपके प्रोफेशन को ईमानदारी से कीजिए, राष्ट्रवाद है। इससे ज़्यादा राष्ट्रवाद कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अपने हिस्से की जो ईमानदारी है उसको दर्शाइए, वही राष्ट्रवाद है। वर्तमान में राष्ट्रवाद की सामग्री, वस्तु, चेतना को, वर्तमान में राष्ट्रवाद आप देख रहे हैं किस तरह का है, उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं लगती है मुझे। मैं मानता हूं कि जो नैतिक हो जाएंगे, जब बहुत अधिक मात्रा में हमारा स्तर नैतिक हो जाएगा और हम बहुत एक दूसरे को गले लगाएंगे, हमारा राष्ट्रवाद दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। लोग मिसालें देंगे। प्रतिमा जी ने मुझसे असहमति जताई किसी बात पर, मैं उनका फिर भी स्वागत करता हूं। असहमति, हाँ, एक शब्द है, असहमति जताओ।
लेकिन पूरी गौरव के साथ जताओ, उसमें छिचलांदापन नहीं होना चाहिए, उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। असहमतियां होती हैं, मैं नहीं मानता हूं असहमति नहीं होती, मेरी बहुत सारों से असहमति होती है, लोग मुझसे भी असहमति रखते हैं। असहमति गौरवपूर्ण हो, स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण बाबू ने पूछा है, अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो केवल हम ही बनाते हैं और उसका निर्यात भी करते हैं। बहुत सारे उत्पाद हैं, हमारा कॉटन बहुत शानदार है, कॉटन हम बनाते हैं, हम उसका निर्यात करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हमारे आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। वैचारिक स्तर पर दूसरे देशों की तुलना में बहुत आगे और अग्रसर हो गए हैं। हाँ, वैचारिक स्तर तो हमारे यहाँ का अच्छा है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कर्म के रूप में नहीं होता। हम विचार और भाषा और हम बोली में, अपने जुमलों में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, भाषणों में बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, व्यवहारिक धरातल पर नहीं कर पाते हैं। इसका मुझे खेद है, बहुत सारे लोगों से खेद है। प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देना जरूरी है। एक प्रश्न आया था कि अपनी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन राष्ट्र में मिलना चाहिए। विदेशों में जाकर लोगों को प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है, वो प्रतिभाओं को प्रोत्साहन हमारे यहाँ मिलना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। सही बात है। अब मुझे लग रहा है टैगोर ने राष्ट्रवाद के विकास के लिए अवरोधक माना। बिल्कुल भरत जी, आपने कहा था टैगोर ने अवरोधक माना है। वास्तव में टैगोर जी ने तो अवरोधक माना था कि राष्ट्रवाद एक गलत चीज़ है, और वास्तव में जब राष्ट्रवाद की अति हो जाती है तो वो मोहांध होकर साम्राज्यवाद में बदल जाता है, वो तो गलती ही है। मुझे लगता है लगभग प्रश्न सब हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि वाजपेयी जी से अनुमति लूं, और इस मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस मंच ने एक महत्वपूर्ण विषय पर व्याख्यान आयोजित कराया, और मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास भी है कि शायद आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा। वाजपेयी जी का बहुत बहुत आभार, और जो सुन रहे थे उन सभी लाइव सुनने वालों का बहुत आभार, और जो बाद में सुनेंगे उनका भी बहुत आभार। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।